गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग इक्विलिब्रियम चैप्टर के लास्ट क्लास पर आ गए हैं। आज हम लोग को दो टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं, एक आयनिक प्रोडक्ट और दूसरा बफर सॉल्यूशन। सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। पिछले क्लास में आपको बताए थे सॉल्युबिलिटी एंड सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट के लिए सॉल्युबिलिटी कहा जाता है द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट दैट कैन बी डिसॉल्व टू प्रिपेयर इट सैचुरेटेड सॉल्यूशन। और उस सैचुरेटेड सॉल्यूशन में उनके कंस्टिट्यूएंट्स के मोलर कंसंट्रेशन के प्रोडक्ट को सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कहा जाता है विद द पावर ऑफ देयर स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, यानी कि उनके नंबर ऑफ मोल्स को भी कंसीडर करते हैं। सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट को Ksp से रिप्रेजेंट करते हैं। किसी पार्टिकुलर टेम्परेचर पर किसी पार्टिकुलर सॉल्यूट सब्सटेंस का सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट वैल्यू कांस्टेंट होता है, यानी कि अगर 298 केल्विन टेम्परेचर लेकर चल रहे हैं तो हर एक साल्ट का अपना एक फिक्स वैल्यू होगा सैचुरेटेड सॉल्यूशन का सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट का वैल्यू। आयनिक प्रोडक्ट पिछली क्लास में भी थोड़ा सा हिंट दिए थे आपको। आयनिक प्रोडक्ट भी कंस्टिट्यूएंट्स आयन के मोलर कंसंट्रेशन के प्रोडक्ट को ही कहा जाता है, लेकिन थोड़ा सा फर्क है इसमें। फर्क ये है कि आयनिक प्रोडक्ट किसी भी कंडीशन में हो सकता है, वेदर द सॉल्यूशन इज सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड और सुपर सैचुरेटेड, यानी कि इनके सोर्स भी अलग अलग हो सकते हैं। जैसे सिल्वर क्लोराइड AgCl तो मे बी Ag प्लस किसी और केमिकल सब्सटेंस है, Cl माइनस किसी और केमिकल सब्सटेंस है, और उनके मोलर कंसंट्रेशन के प्रोडक्ट को किसी भी कंडीशन में हम लोग आयनिक प्रोडक्ट करते हैं। जब न्यूमेरिकल बताएंगे उससे रिलेटेड तो वहां पर क्लियर होगा। यानी कि आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है इक्विलिब्रियम के जैसा, कि जैसे इक्विलिब्रियम में रिएक्शन कोएफिशिएंट Qc और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc था। Qc किसी भी कंडीशन में निकलता था, जबकि Kc सिर्फ इक्विलिब्रियम कंडीशन में था। उसी तरह से सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट सिर्फ सैचुरेटेड सॉल्यूशन के लिए होता है, जबकि आयनिक प्रोडक्ट किसी भी कंडीशन में हो सकता है। Qc और Kc के वैल्यू को कंपेयर करके हम लोग आइडेंटिफाई करते थे कि रिएक्शन इक्विलिब्रियम अटेन कर चुका है, या फॉरवर्ड डायरेक्शन की तरफ है या बैकवर्ड डायरेक्शन की तरफ है। उसी तरह से यहाँ भी हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं आयनिक प्रोडक्ट और सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट के वैल्यू को कंपेयर करके कि सॉल्यूशन अनसैचुरेटेड है, सैचुरेटेड है या सुपर सैचुरेटेड है। सुपर सैचुरेटेड में ही एक पॉइंट और ध्यान रखना है कि अगर सॉल्यूशन सुपर सैचुरेटेड है, इसका मतलब ये हुआ कि वहां प्रेसिपिटेशन होगा, यानी प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन होगा। तो ध्यान क्या रखना है आप, अगर आयनिक प्रोडक्ट और सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट के वैल्यू को कंपेयर कर रहे हैं तो इफ द वैल्यू ऑफ आयनिक प्रोडक्ट इज लेस देन the value of solubility product, then it indicates that the solution is unsaturated. ये unsaturated है, यहाँ precipitate का formation नहीं होगा। If the value of ionic product is equal to the value of solubility product, अगर ये दोनों बराबर है, then it indicates that the solution is saturated, तब ये solution saturated होगा। And if the value of ionic product is greater than the value of solubility product, then the solution will be super saturated। तब ये super saturated condition को रिप्रेजेंट करता है, और इस super saturated condition में precipitate का फॉर्मेशन होगा, precipitate will form। यानी क्वेश्चन उसी अनुसार से देता है कि यहाँ precipitate का फॉर्मेशन होगा या नहीं होगा। न्यूमेरिकल से समझाएंगे बिल्कुल, अभी सिर्फ इतना ध्यान रखना है। जो डेफिनेशन आपके पीडीएफ में दिया हुआ है, ये रिलेशन आप इसको नोट कर लीजिएगा। आयनिक प्रोडक्ट, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट और प्रेसिपिटेशन रिएक्शन को एक एग्जांपल से समझाते हैं। बिल्कुल एकदम इत्मीनान से, ध्यान से समझना। प्रैक्टिकल इंफॉर्मेशन है, उसको यहाँ डिस्कस कर रहे हैं। यहाँ इस क्वेश्चन में दिया हुआ है 0.02 मोलर 100 मिलीलीटर सोडियम क्लोराइड एंड 0.01 मोलर 200 मिलीलीटर सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशंस आर मिक्स्ड टुगेदर। Then identify that the precipitate of AgCl will form or not, and if the solubility product is 2.5 into 10 to the power minus 6। ये सब वैल्यू हम रफ डाटा लिए हैं। पहले आपको बताया है कि सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट का वैल्यू कांस्टेंट होता है। हम ये बुक का वैल्यू नहीं लिए, अपनी तरफ से लिख दिए। हमारा पर्पस है यहाँ पर आपका कंसेप्ट क्लियर करना। कोई भी वैल्यू हो सिर्फ उसको कंपेयर करेंगे। अब थोड़ा सा प्रैक्टिकली आप समझो। एक्चुअली लैब में जब आप केमिकल रिएक्शन कराते हैं तो सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन को लेते हैं, NaCl सॉल्यूशन को लेते हैं,
और सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन को लेते हैं, AgNO3 सॉल्यूशन को लेते हैं। और जब इन दोनों को मिक्स करते हैं तब इस कंडीशन में सॉल्यूशन में प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन होता है AgCl का। AgCl नीचे की तरफ में बैठता है, बॉटम की तरफ में बैठता है। केमिकल रिएक्शन अगर हम लोग लिखेंगे तो NaCl प्लस AgNO3 इट गिव NaNO3 सोडियम नाइट्रेट प्लस AgCl सिल्वर क्लोराइड, ये प्रेसिपिटेट बनेगा। यानी कि यहां से क्लोरीन और यहां से Ag ये दोनों कंबाइन कर सिल्वर क्लोराइड बनाता है। अगर लैब में आप काम कर रहे हैं तो कोई स्टूडेंट सोडियम क्लोराइड का ज्यादा अमाउंट लिया, कोई सिल्वर नाइट्रेट का ज्यादा अमाउंट लिया, दोनों मिक्स किया, प्रेसिपिटेट किसी में बना, किसी में बेटर प्रेसिपिटेट आया है, ज्यादा प्रेसिपिटेट बना है। कभी किसी कंडीशन में प्रेसिपिटेट का अमाउंट कम आ रहा है, ये कैसे हुआ, उसी को यहां समझना है। एक और एग्जांपल बताते हैं। आप कई बार में देखते होंगे कि दूध अचानक फट गया, तो फटने के बाद में जो छेना का अमाउंट होता है वो भी डिफर करता है। कई बार में आपके घर में क्या क्या आता है, उसमें थोड़ा सा और विनेगर डालते हैं, कभी प्रॉपर तरीके से नहीं फटा है तो विनेगर डाल रहे हैं, एसिडिक एसिड डाल रहे हैं, यानी कि आप केमिकल सब्सटेंस डाल रहे हैं, उसके आयनिक प्रोडक्ट को बढ़ाने का कोशिश कर रहे हैं ताकि आयनिक प्रोडक्ट का वैल्यू उसके सॉल्वेंट प्रोडक्ट का वैल्यू से ज्यादा हो जाए। अगर आप कम अमाउंट में डाले हैं तो मे भी हो सकता है कि आपका दूध फटा, लेकिन प्रॉपर तरीके से नहीं है। और किसी किसी कंडीशन में देखोगे कि बिल्कुल एकदम दूध फटने के बाद में छेना अलग हो गया और पानी एकदम दिख रहा है, और कभी कभी आपको व्हाइटनेस दिखेगा फटने के बाद में, व्हाइटनेस दिख रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि वहां प्रॉपर प्रेसिपिटेशन नहीं हुआ है, वहां आयनिक प्रोडक्ट का वैल्यू सॉल्वेंट प्रोडक्ट के नियरली इक्वल है, तभी कुछ पार्ट प्रेसिपिटेट किया है, कुछ नहीं बना है। वही कंसेप्ट यहां पर भी है। सोडियम क्लोराइड और सिल्वर नाइट्रेट थ्योरेटिकली इक्वेशन के अनुसार तो सिल्वर क्लोराइड का प्रेसिपिटेट बन गया। अब आपसे कहा जा रहा है कि सोडियम क्लोराइड का कंसंट्रेशन ये है, सिल्वर नाइट्रेट का कंसंट्रेशन ये है, और AgCl का सॉल्वेंट प्रोडक्ट ये दिया हुआ है, तो आप आइडेंटिफाई करो कि प्रेसिपिटेट बनेगा या नहीं बनेगा। तो अगर हम लोग आयनिक प्रोडक्ट निकाल दें तो आयनिक प्रोडक्ट निकालेंगे और फिर इस सॉल्वेंट प्रोडक्ट के वैल्यू से कंपेयर करेंगे। अगर आयनिक प्रोडक्ट का वैल्यू सॉल्वेंट प्रोडक्ट के वैल्यू से बड़ा हुआ तो प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन होगा, अगर ये वैल्यू कम रहा तो प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन नहीं होगा। अब जरा इसके बारे में सोचते हैं। AgCl आया कहां से? AgCl आया है सिल्वर नाइट्रेट से, सिल्वर आयन, और क्लोराइड आयन सोडियम क्लोराइड से आया। इनका कंसंट्रेशन है 0.02 मोलर और इनका वॉल्यूम है 100 मिलीलीटर। सिल्वर नाइट्रेट का 0.01 मोलर और इनका वॉल्यूम है 200 मिलीलीटर। अब इन दोनों को मिक्स कर रहे, थोड़ा ध्यान से समझना। हम लोग पढ़े थे सब बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में, सॉल्यूशन वाले पोर्शन में, C1V1 C2V2, इसी को M1V1 M2V2 कहा जाता है। यहां सोडियम क्लोराइड को अगर ले तो पहले इनका कंसंट्रेशन था C1 0.02 मोलर, इनिशियल वॉल्यूम था 100 मिलीलीटर। अब जब सिल्वर नाइट्रेट के साथ में मिक्स कर देंगे तो अब वॉल्यूम ये 100 और 200 मिलकर के कितना हो जाएगा, 300 मिलीलीटर। तो यहां पर ये वैल्यू आ जाएगा V2 का। तो पता है आपको C1 V1 V2, तो यहां पर आप पहले किसका वैल्यू निकालेंगे, C2 का। वही कंसेप्ट यहां पर भी यूज करेंगे। यहां पर ये वैल्यू हो गया C1, ये हो गया V1, और चूंकि ये 200 था और 100 लीटर NaCl के साथ मिक्स किया गया, तो अब यहां ये टोटल वॉल्यूम हो गया 300 मिलीलीटर, तो ये V2 है। तो C1 V1 V2, अब यहां से किसका वैल्यू निकालेंगे, C2 का। ये सिल्वर नाइट्रेट का आ जाएगा और ये सोडियम क्लोराइड का आएगा। उसी को फिर आगे हम लोग पढ़ते हैं, बिल्कुल एकदम सिस्टमेटिक तरीके से बताएंगे किस तरीके से आपको बनाना है, किस तरीके से आपको लिखना है, उसके बारे में। सबसे पहले हम लोग सोडियम क्लोराइड को लेकर चलते हैं। फॉर NaCl सोडियम क्लोराइड इनिशियल कंसंट्रेशन इनका दिया हुआ है 0.02 मोलर, यहां इनिशियल वॉल्यूम इनका दिया हुआ है 100 मिलीलीटर। V2 ये वैल्यू हो गया 300 मिलीलीटर। अब ये सोचो कि 300 कैसे लिख दी, तो 100 मिलीलीटर ये और 200 मिलीलीटर ये, इन दोनों को मिक्स कर दिए तो 300 बन गया।
फॉर्मूला हम लोग पढ़े हैं C1V1 इज इक्वल टू C2V2, देयरफॉर C2 वुड बी इक्वल टू C1V1 डिवाइडेड बाय V2। C1 का वैल्यू 0.02, V1 का वैल्यू 100 और V2 का वैल्यू 300। 0 0 कैंसिल हो गए, यानी 0.02 डिवाइडेड बाई 3, 0.02 डिवाइडेड बाई 3। अब इसे आप 2 को 3 से डिवाइड करेंगे तो वहां पर भी आप वैल्यू निकाल सकते हैं। ये वैल्यू निकल गया C2 का। आप इसे इस तरीके से भी छोड़ सकते हो, आगे हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे। उसी तरह से फिर हम लोग निकालते हैं सिल्वर नाइट्रेट का, AgNO3 का। AgNO3 के केस में C1 का वैल्यू 200 मिलीलीटर, इनिशियल सॉरी ये तो वॉल्यूम हो गया, कंसंट्रेशन इनका 0.01 मोलर, इनिशियल वॉल्यूम 200 मिलीलीटर, फाइनल वॉल्यूम 300 मिलीलीटर। और यहां भी अगर आप C2 निकालोगे तो यह आ जाएगा C1V1 डिवाइडेड बाय V2, C1 0.01 इंटू 200 डिवाइडेड बाय 300, 0 0 कैंसिल हो गया, यानी यहां भी ये वैल्यू आ गया 0.01 को 2 से मल्टीप्लाई किए तो 0.02 डिवाइडेड बाय 3। संयोग से ये दोनों बराबर हो गए, अलग अलग भी आ सकता है। ये इतना मोलर हो गया C2 इसका भी, और यही कंसंट्रेशन हो गया इनका भी, NaCl का और सिल्वर नाइट्रेट का। अब जब ये दोनों आयोनाइज कर रहे तो अब हम लोग रिएक्शन कराते हैं। सोडियम क्लोराइड प्लस सिल्वर नाइट्रेट, इट रिएक्ट टू फॉर्म सोडियम नाइट्रेट NaNO3 और प्लस AgCl। AgCl का मतलब हो गया, AgCl इनका फॉर्मेशन होता है Ag प्लस और प्लस Cl माइनस। तो Ag प्लस देखो कहां से आ रहा है, सिल्वर नाइट्रेट से, और Cl माइनस कहां से आ रहा है, सोडियम क्लोराइड से। तो जो कंसंट्रेशन सिल्वर नाइट्रेट का होगा वही कंसंट्रेशन सिल्वर आयन का भी होगा, इनका 1 मोल तो इनका भी 1 मोल। जो कंसंट्रेशन क्लोराइड आयन का होगा वही कंसंट्रेशन सोडियम क्लोराइड का होगा। तो सोडियम क्लोराइड का कंसंट्रेशन 0.02, इनका भी कंसंट्रेशन 0.02। तो अब यहां आगे हम लोग बढ़ते हैं। इतना आप कॉपी कर लोगे पहले, एक और क्वेश्चन बनाएंगे। नाउ ionic product of silver chloride AgCl, it would be equal to concentration of silver ion into concentration of chloride ion। सिल्वर आयन का कंसंट्रेशन कितना है, 0.02 डिवाइडेड बाई 3, Cl माइनस का 0.02 डिवाइडेड बाई 3, ये 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2, 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2। तो ऊपर में वैल्यू लिख सकते हैं 4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4 डिवाइडेड बाई 9। 4 को 9 से आप डिवाइड करेंगे, जब 4 को 9 से डिवाइड करोगे तो ये वैल्यू 0.44444 जाएगी। तो 0.4444 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4, या इसी को हम लोग 4.44 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5 लिख सकते हैं। ये आयनिक प्रोडक्ट का वैल्यू है। क्वेश्चन में स्वर्टिक प्रोडक्ट का वैल्यू दिया हुआ है, स्वर्टिक प्रोडक्ट ऑफ सिल्वर क्लोराइड AgCl। ये देखो वैल्यू कितना दिया हुआ है, 2.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6। अब इन दोनों वैल्यू को कंपेयर करो। आयनिक प्रोडक्ट का वैल्यू है 4.44 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5 और यह है 10 टू द पावर माइनस 6। चूंकि वैल्यू माइनस में है तो माइनस में जो वैल्यू होगा वो छोटा होगा। इसका मतलब ये है कि स्पर्टिक प्रोडक्ट का वैल्यू छोटा है और आयनिक प्रोडक्ट का वैल्यू ज्यादा है। दैट इज आयनिक प्रोडक्ट इज मोर देन द वैल्यू ऑफ स्पर्टिक प्रोडक्ट, देयरफॉर
precipitate of AgCl will form, यानी कि यहां पर इनके प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन होगा। ये इस तरीके से है। इस पूरे वीडियो को एक बार फिर से रिपीट करोगे और इसे समझाने के लिए एक और एग्जांपल डिस्कस करते हैं, पूरा नोट कर लीजिएगा। बिल्कुल फर्स्ट क्वेश्चन के जैसा ही ये सेकंड क्वेश्चन भी है, इसको सोल्व करने की कोशिश करते हैं। यहां दिया हुआ है 200 मिलीलीटर 0.02 मोलर AgNO3 is mixed with 300 milliliter 0.01 molar K2CrO4. If the solid product of Ag2CrO4 is 2.4 into 10 to the power minus 12, या कोई और भी वैल्यू रख सकता है, कुछ भी वैल्यू है, then you have to determine that the precipitate of Ag2CrO4 will form or not. तो इनका फॉर्मेशन होगा या नहीं होगा। फिर से पहले रिएक्शन को समझते हैं। रिएक्शन होगा कैसे? AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट ये रिएक्ट करेगा K2CrO4 के साथ, then it result the formation of KNO3 potassium nitrate and Ag2CrO4। इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए यहां आपको 2 डालना होगा, यहां पोटासियम 2 है तो ये इसका फॉर्मेशन होगा। अब Ag2CrO4 ये कहां से आएगा, ये निकालना है इसका आयनिक प्रोडक्ट। तो देखो Ag2CrO4 ये आयनाइज करेगा एज 2Ag प्लस CrO4 2 माइनस, रिवर्सिबल रिएक्शन इसको करेगा, तभी तो इनका आयनिक प्रोडक्ट और सॉल्यूटिव प्रोडक्ट हम लोग निकालेंगे। तो यानी हमें चाहिए सिल्वर आयन और ये CrO4 माइनस आयन, Ag प्लस आयन CrO4 2 माइनस आयन। सिल्वर आयन कहां से मिलेगा? AgNO3 से। और CrO4 कहां से मिलेगा? K2CrO4 से। तो पहले क्या करेंगे, इन दोनों के मिक्स करने पर C2 का जो वैल्यू आएगा दोनों का इंडिविजुअल निकाल लेंगे। यहां से सिल्वर का वैल्यू ले लेंगे, यहां से CrO4 का वैल्यू लेंगे और फिर इनका आयनिक प्रोडक्ट का वैल्यू निकलेगा। कैसे? एक एक करके। सबसे पहले AgNO3 के बारे में स्टेप को फॉलो करोगे कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। सिल्वर नाइट्रेट के केस में C1 का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 0.02 मोलर। वॉल्यूम कितना दिया हुआ है? 200 मिलीलीटर। V2 का वैल्यू कितना होगा? दोनों को मिक्स करेंगे, यहां 200 मिलीलीटर है, यहां 300 मिलीलीटर है, तो दोनों को जब मिक्स करेंगे तो एक कंटेनर में पूरे सॉल्यूशन का वॉल्यूम 500 मिलीलीटर हो गया, तो वो V2 का वैल्यू हो जाएगा 500 मिलीलीटर। आपको क्या निकालना है? C2 का वैल्यू पता है हमें, C2 इज इक्वल टू C1 V1 डिवाइडेड बाय V2। C1 का वैल्यू 0.02, V1 का वैल्यू 200 डिवाइडेड बाय 500। 0 0 0 0 कैंसिल हो गया। 0.02 इंटू 2 करेंगे तो ये वैल्यू हो गया 0.04 डिवाइडेड बाय 5। अब 0.04 को 5 से डिवाइड कर देंगे तो इस कंडीशन में ये वैल्यू आ जाएगा 0.008 मोलर। ये निकल गया 0.008 मोलर। इसी तरह से सेकंड में K2CrO4 के लिए निकालेंगे। For K2CrO4 C1 is equal to 0.01 मोलर, V1 is equal to 300 मिलीलीटर, V2 is equal to यहां भी 500 मिलीलीटर होगा। आपको किसका वैल्यू निकालना है? C2 का। C2 would be equal to C1 V1 divided by V2। C1 0.01, V1 300 divided by 500। 0 0 0 0 कैंसिल। 0.01 को 3 से मल्टीप्लाई किए 0.03 डिवाइडेड बाय 5। अब इसको डिवाइड करोगे तो ये वैल्यू आ जाएगा 0.006 मोलर।
यूनिट भी डाल सकते हैं, ये मोल है। अब देखिए आप यहां से सिल्वर नाइट्रेट का कंसंट्रेशन मिल गया, यहां से K2CrO4 का कंसंट्रेशन मिल गया। अब सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 Ag प्लस में आयोनाइज करता है और K2CrO4 2 माइनस में आयोनाइज करता है। तो हमें कंसंट्रेशन चाहिए सिल्वर आयन और क्रोमेट आयन का, यहां से यहां तक कॉपी कर लोगे। अब इसके बाद हम लोग सिल्वर आयन और क्रोमेट आयन की तरफ में बढ़ते हैं। जितना आयन का फॉर्मेशन होगा उसी के अनुसार से कंसंट्रेशन लिखेंगे। AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट ये आयोनाइज करेगा एज Ag प्लस NO3 माइनस। तो सिल्वर नाइट्रेट का कंसंट्रेशन है 0.008। आप इसे 8 इंटू 10 टू द पावर -3 लिख सकते हैं। जब इनका 1 मोल है तो इसका भी 1 मोल, यानी 8 इंटू 10 टू द पावर -3 मोल है। ये निकल गया। K2CrO4 ये आयोनाइज करेगा एज 2K प्लस CrO4 2 माइनस। हमें सिर्फ CrO4 से मतलब है, तो K2CrO4 का कंसंट्रेशन है 0.006। तो इसे हम लोग लिख सकते हैं 6 इंटू 10 टू द पावर -3। तो अगर पोटेशियम का जरूरत पड़ता तो देखो यहां इसका 1 मोल है और इनका 2 मोल है, तो 2 इंटू 6 इंटू 10 टू द पावर -3 होता है। लेकिन हमें CrO4 चाहिए, इसका भी 1 मोल है, तो जो कंसंट्रेशन इनका होगा वही कंसंट्रेशन इसका भी होगा, 6 इंटू 10 टू द पावर -3। तो आपके पास में सिल्वर का भी कंसंट्रेशन निकल गया, CrO4 का भी कंसंट्रेशन निकल गया। नाउ अब आपको क्या चाहिए, Ag2CrO4। और ये कैसे आयोनाइज करता है, ये आयोनाइज करता है एज 2Ag प्लस CrO4 2 माइनस। अब यहां से सिल्वर आयन और क्रोमेट आयन का कंसंट्रेशन पता है, वो यूज करेंगे। दैट इज आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ Ag2CrO4 इट वुड बी इक्वल टू, सिल्वर आयन का कंसंट्रेशन आपको पता है 8 इंटू 10 टू द पावर -3, क्रोमेट आयन का कंसंट्रेशन पता है 6 इंटू 10 टू द पावर -3। तब आयोनिक प्रोडक्ट का वैल्यू निकालेंगे तो यहां आ जाएगा कंसंट्रेशन ऑफ Ag प्लस आयन टू द पावर 2। CrO4 के केस में CrO4 2 माइनस। अब इसको 2 से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं, क्योंकि इसके साथ तो हम कंपेयर कर नहीं रहे हैं। सिल्वर आयन तो हमें मिल रहा है सिल्वर नाइट्रेट से, CrO4 मिल रहा है हमें K2CrO4 से, तो इसके साथ तो कोई रिलेशन है नहीं। अगर इसका हम कंसीडर करते तब इसको 2 से मल्टीप्लाई करते। अब सीधा सीधा वैल्यू रखें, सिल्वर आयन का वैल्यू है 8 इंटू 10 टू द पावर -3, यही आया है, देखो यहां। तो 8 इंटू 10 टू द पावर -3 का स्क्वायर हो गया इंटू 6 इंटू 10 टू द पावर -3 10 टू द पावर -3। अब इसे सोल्व करना है हम लोग को। 8 का स्क्वायर 64 हो गया, 64 इंटू 10 टू द पावर -6 इंटू 6 इंटू 10 टू द पावर -3। इसको 6 से मल्टीप्लाई करते हैं, यह आ गया 384 इंटू 10 टू द पावर -9, या इसी को हम लोग 3.84 इंटू 10 टू द पावर -7 भी लिख सकते हैं। आयनिक प्रोडक्ट का वैल्यू आ गया। अब कंपेयर करो, इसके सॉल्वेटिव प्रोडक्ट का वैल्यू है 2.4 इंटू 10 टू द पावर -12, इसके सॉल्वेटिव प्रोडक्ट का वैल्यू है 2.4 इंटू 10 टू द पावर -12। अब देखो संयोग से यहां पर भी आयनिक प्रोडक्ट का वैल्यू बड़ा हो गया सॉल्वेटिव प्रोडक्ट के कंपैरिजन में, दैट इज आयनिक प्रोडक्ट इज ग्रेटर देन द सॉल्वेटिव प्रोडक्ट एंड देयरफॉर precipitate
of Ag2CrO4 will form, यानी इस अनुसार से इनके प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन होगा। तो ये न्यूमेरिकल्स बिल्कुल एकदम डिटेल से एक एक स्टेप को तोड़ करके बताया है, क्योंकि आप वीडियो देख रहे हो। क्लास में क्वेश्चन हम बनाते हैं फर्स्ट और सेकंड आपको देते बनाने के लिए, और फिर ये स्टूडेंट कॉपी करते हैं। यहाँ दोनों क्वेश्चन हम बना दिए हैं। आप ये कोशिश करोगे कि कॉपी तो करोगे ही करोगे, और इन दोनों क्वेश्चन को आप एक बार फिर से बनाओगे। अब बाकी में चेंज क्या रहेगा? चेंज रहेगा ये केमिकल सब्सटेंस। अगर आयोनाइज करने आता है तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, फिर को आप कॉपी कर लीजिए। अब हम लोग लास्ट टॉपिक पर आते हैं, और ये है बफर सॉल्यूशन। ध्यान से समझोगे, इसका डिफिनेशन इंपॉर्टेंट है। जनरली सॉल्यूशन में अगर आप एसिड डालते हो तो उसका हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन इंक्रीज करता है, पीएच वैल्यू डिक्रीज करता है, क्योंकि सॉल्यूशन का एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ता है। वहीं अगर किसी सॉल्यूशन में आप बेस ऐड करते हैं तो हाइड्रोक्सिल आयन का कंसंट्रेशन बढ़ेगा, उसके पीएच वैल्यू इंक्रीज करते हैं। लेकिन कुछ एक वैसे सॉल्यूशन भी होते हैं जिनमें आप स्मॉल अमाउंट में, ध्यान देना, स्मॉल अमाउंट में एसिड या बेस ऐड करते हैं, फिर भी उनका पीएच वैल्यू चेंज नहीं करता है। वैसे सॉल्यूशन को ही बफर सॉल्यूशन कहा जाता है। द सॉल्यूशन विच रेसिस्ट देयर पीएच वैल्यू, which retain their pH value even on addition of a small amount of acid or a small amount of base on it। यानी कि उसमें या तो आप स्मॉल अमाउंट में एसिड ऐड करें या बेस ऐड करें, फिर भी अगर उनका पीएच चेंज नहीं करता है, यानी उनके हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्सिल आयन कंसंट्रेशन में चेंजेस नहीं आता है, तब वैसे सॉल्यूशन को हम लोग बफर सॉल्यूशन करते हैं। और इसके बेस्ट एग्जांपल में हमारा ब्लड आता है। आपको पता होगा कि हम लोग जो भी फूड लेते हैं वो डाइजेस्ट होने के बाद में हमारे ब्लड में ही हो जाता है। उनके कंपोनेंट, उनके न्यूट्रिएंट्स ब्लड में जाते हैं, और ब्लड बॉडी के एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक उन्हें पहुंचाने का काम करता है। अब ब्लड बफर बिहेवियर शो करता है। आप जो फूड कंपोनेंट ले रहे हैं, एसिडिक भी होता है, बेसिक भी होता है। हम लोग कहाँ पीएच पर ध्यान देते हैं? जो मर्जी आया वो खा लिए। कोई बिटर होता है, कोई साल्टी होता है, कोई सावर टेस्ट होता है, यानी एसिड बेस साल्ट जो मिला वो ऐड करते चले गए। तो हर कंडीशन में तो ब्लड का पीएच वैल्यू अगर बार बार चेंज कर रहा हो तो बहुत सारे अबनॉर्मलिटी आते हैं। तो ब्लड अपने पीएच वैल्यू को एक हद तक रिटेन करने की कोशिश करता है। ये इसके बफर बिहेवियर को कहा जाता है। आप भी कई बार बफर बिहेवियर शो करते हैं। आपको टीचर समझा रहे हैं, आपको आपके पेरेंट्स समझा रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी अगर कोई असर नहीं हो रहा है तो वैसे कंडीशन में कई बार कहा जाता है कि बफर बिहेवियर शो कर रहा है। बफर बिहेवियर यानी कि आपके ऊपर में कोई चेंजेस नहीं आ रहा है किसी भी तरह की बात को पॉजिटिव नेगेटिव बताने पर। खैर, अब यहाँ पर बफर सॉल्यूशन का तो डेफिनेशन क्लियर हो गया। द सॉल्यूशन विच रिटेन और रेसिस्ट देयर पीएच वैल्यू इवन ऑन एडिशन ऑफ अ स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड और बेस, यानी कि जहां जिनके हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्सिल आयन कंसंट्रेशन में चेंजेस नहीं आता है। इनका दो टाइप है, एक एसिडिक बफर और दूसरा बेसिक बफर। एसिडिक बफर कहा जाता है इट इज द मिक्सचर ऑफ वीक एसिड एंड साल्ट ऑफ द एसिड यानी उसी एसिड का साल्ट विद अ स्ट्रॉन्ग बेस। जैसे अगर हम लोग एसिडिक बफर के एग्जांपल में लें, इसका दो टाइप हो गया, एक हो गया एसिडिक बफर। तो एसिडिक बफर इट इज द मिक्सचर ऑफ वीक एसिड। तो जो अभी तक हम लोग लेते आ रहे हैं हम उसी को ले रहे हैं, बहुत सारे एग्जांपल होंगे। तो वीक एसिड एंड द साल्ट ऑफ द एसिड विद अ स्ट्रॉन्ग बेस। तो CH3COON याद करो आप, ये वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का साल्ट है, तो इन्हें एसिडिक बफर कहा जाएगा। उसी तरह से बेसिक बफर होता है। बेसिक बफर कहा जाता है इट इज द मिक्सचर ऑफ वीक बेस। तो वीक बेस जो हम लोग लेते चले आ रहे हैं एग्जांपल्स में कई, अमोनियम हाइड्रोक्साइड एंड द साल्ट ऑफ द बेस, यानी इसी बेस का साल्ट विद अ स्ट्रॉन्ग एसिड। तो उसके एग्जांपल में आ जाएगा NH4Cl। अगर याद नहीं आ रहा है तो आप पलट करके देखोगे, आपके पास जो लिखा हुआ है तो साल्ट हाउस के टाइप्स में वहां पलट करके देखोगे तो ये एग्जांपल नजर आएगा। तो ये एसिडिक बफर हो गया, ये बेसिक बफर हो गया।
इसमें अगर आप स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड या बेस ऐड करते हैं फिर भी इनके पीएच चेंज नहीं करते हैं। अब ये चेंज क्यों नहीं करेंगे? कॉमन आयन इफेक्ट की वजह से। कॉमन आयन इफेक्ट एक टॉपिक था, वहां बताया था कि अगर आप एसिड या बेस ऐड करते हैं तो अगर कोई आयन कॉमन हो गया जो पहले से अवेलेबल है तो ली चार्टिलियस प्रिंसिपल के अनुसार से वो कंबाइन कर बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट करते हैं। और वहां भी आपको एक बताया था, हाइड्रोलिसिस में भी एक पॉइंट बताए थे कि जो वीक इलेक्ट्रोलाइट का पार्ट होता है, वीक एसिड का, वीक बेस का, साल्ट ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस का, वो रिवर्सिबल शो करते हैं, यानी कि बैकवर्ड डायरेक्शन में जाते हैं। तो अब थोड़ा सा एसिडिक बफर और बेसिक बफर के बारे में बताते हैं कि हाउ इट रिटेन इट्स पीएच वैल्यू। पहले तो बफर सॉल्यूशन का डेफिनेशन हो गया, दूसरा उसका टाइप्स हो गया, एसिडिक बफर एंड बेसिक बफर। एसिडिक बफर, इट इज द मिक्सचर ऑफ वीक एसिड एंड साल्ट ऑफ द एसिड विद अ स्ट्रॉन्ग बेस। दूसरा है बेसिक बफर, इट इज द मिक्सचर ऑफ वीक बेस एंड साल्ट ऑफ द बेस विद अ स्ट्रॉन्ग एसिड। अब आते हैं हम लोग हाउ एसिडिक बफर और बेसिक बफर रिटेन इट्स पीएच वैल्यू। ये अपने पीएच वैल्यू को कैसे रिटेन करता है, अब इसे इसके एग्जांपल से समझते हैं हम लोग। एक बार पहले एसिडिक बफर के बारे में बात करते हैं, फिर बेसिक बफर के बारे में बात करेंगे। पहले एसिडिक बफर। एसिडिक बफर, एसिडिक बफर में वीक एसिड है CH3COOH, तो चूंकि ये वीक है तो पार्शियली आयोनाइज करेगा एंड CH3COO माइनस प्लस H प्लस, रिवर्सिबल रिएक्शन शो कर रहा है। एक्वस मीडियम में डाला गया है तो वाटर भी, और वाटर भी वीक इलेक्ट्रोलाइट के एग्जांपल में ये भी पार्शियली आयोनाइज करता है H प्लस प्लस OH माइनस। इसका साल्ट है CH3COONA और ये चूंकि एक स्ट्रॉन्ग का पार्ट है इसलिए कंप्लीटली आयोनाइज करता है एट CH3COO माइनस एंड Na प्लस। ये इतने आयन एसिडिक बफर में अवेलेबल है, ये सब कुछ अवेलेबल है। एसिटेट आयन इससे भी बना है, एसिटेट आयन इससे भी बना है। अब जैसे ही आप एसिड या बेस डालेंगे तो कॉमन आयन इफेक्ट प्रोड्यूस होगा। देखते हैं हम लोग, सपोज मान लिया कि आप इसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाल रहे हैं HCl, तो HCl कैसे आयोनाइज करेगा? H प्लस प्लस Cl माइनस। अब देखो यहां यह हाइड्रोजन आयन है जो इस HCl की वजह से बना। जनरल कंडीशन में HCl को आप डालोगे तो सॉल्यूशन में हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा और उसी की वजह से उसका पीएच वैल्यू बढ़ जाता है। लेकिन यहां पर जैसे ही आप डालें तो ये हाइड्रोजन आयन और इस वीक एसिड का, हमेशा हम लोग वीक के पार्ट को कंसीडर करेंगे, ये वीक एसिड का हाइड्रोजन आयन, यहां भी हाइड्रोजन आयन, यहां भी हाइड्रोजन आयन, ये दोनों हाइड्रोजन आयन कॉमन हो गया। ली चार्टिलियस प्रिंसिपल क्या बताता है कि अगर प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन बढ़ता है तो इक्विलिब्रियम बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट करेगा। तो जैसे ही आप HCl डाले, हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन बढ़ा तो ये हाइड्रोजन आयन एसिटेट आयन के साथ कंबाइन करेगा CH3COO माइनस एंड H प्लस, और ये फॉर्मेशन कर देगा एसिटिक एसिड का, यानी CH3COOH जो कि वीक एसिड है, पार्शियली आयोनाइज करते हैं, यानी कि इनके आयोनाइजेशन से जो हाइड्रोजन आयन बनेगा वो बहुत कम अमाउंट में होगा, यानी कि इनके पीएच वैल्यू में ना के बराबर चेंज आएगा। फिर से जब आप हाइड्रोक्लोरिक एसिड डालते हैं तो इनके द्वारा फॉर्म्ड हाइड्रोजन आयन कॉमन आयन इफेक्ट की वजह से एसिटेट आयन ऑफ एसिटिक एसिड के साथ कंबाइन कर कन्वर्ट करके एसिटिक एसिड में, जो कि वीक एसिड है, पार्शियली आयोनाइज करेंगे, इसलिए इनका पीएच वैल्यू अनअफेक्टेड होता है। फिर सवाल उठता है कि अगर हम लोग बेस डालते हैं, NaOH डालें, तो अगर NaOH डालते हैं तो ये आयोनाइज करेगा Na++ OH माइनस, हाइड्रोक्सिल आयन ये एसिटिक एसिड के साथ कंबाइन करेगा CH3COOH और OH माइनस, और ये फॉर्मेशन करता है CH3COO माइनस एंड प्लस H2, वाटर में कन्वर्ट कर जाएगा। फॉर्मूला देखो, यहां से H निकला और ये OH है तो H और OH कंबाइन कर H2 बना। तो पीएच वैल्यू तो चेंज करता है हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्सिल आयन की वजह से।
तो यहाँ एसिड का हाइड्रोजन आयन वीक एसिड में कन्वर्ट कर गया और ये बेस का OH माइनस आयन भी वाटर मॉलिक्यूल में कन्वर्ट कर गया, एसिडिक वीक एसिड वाले पार्ट से कंबाइन कर गया, जिसकी वजह से ना तो सॉल्यूशन में हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन इंक्रीज किया और ना ही हाइड्रोक्सिल आयन कंसंट्रेशन इंक्रीज किया। तो इसको आप नोट करोगे, फिर बेसिक बफर बता। अब हम लोग डिस्कस करते हैं कि बेसिक बफर अपने पीएच वैल्यू को कैसे रिटेन करता है। अगर उसमें स्मॉल अमाउंट में एसिड या बेस ऐड करते हैं तो हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्सिल आयन कंसंट्रेशन जो एसिड और बेस ऐड करने पर इंक्रीज करना चाहिए था, उसको वो कैसे न्यूट्रलाइज करने का काम करता है। बेसिक बफर कहते हैं किसे? इट इज द मिक्सचर ऑफ वीक बेस। तो वीक बेस का एग्जांपल हो गया अमोनियम हाइड्रोक्साइड। जो एग्जांपल है उसी को एक्सप्लेन कर रहे हैं। ये पार्शियली आयोनाइज करेगा एज NH4 प्लस OH माइनस अमोनियम हाइड्रोक्साइड। वाटर मॉलिक्यूल ये भी पार्शियली आयोनाइज करता है एज H प्लस OH माइनस, और अमोनियम क्लोराइड यानी कि NH4Cl है, ये आयोनाइज करेगा NH4 प्लस Cl माइनस। चूंकि ये क्लोरीन स्ट्रॉन्ग एसिड का पार्ट है इसलिए कंप्लीटली आयोनाइज करता है। अब इसमें अगर आप एसिड या बेस डालते हैं तो क्या चेंजेस आता है? एक बेस को पहले लेकर चलते हैं, सपोज सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH। चौक का कलर चेंज कर दें ताकि आपको पता चले कि वो हाइड्रोक्सिल आयन कहां कंज्यूम हो रहा है। तो NaOH आयोनाइज कर फॉर्मेशन करता है Na प्लस OH माइनस का। अब देखो यहां भी ये हाइड्रोक्सिल आयन है और इस जगह पर भी ये हाइड्रोक्सिल आयन है, तो दोनों कॉमन हो गए। तो जब प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन इंक्रीज करेंगे तो इक्विलिब्रियम बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, और चूंकि ये रिवर्सिबल का पार्ट है तो बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। तो ये हाइड्रोक्सिल आयन जो यहां आप डाले हो, ये सॉल्यूशन में प्रेजेंट अमोनियम आयन। तो अब अमोनियम यहां भी है, अमोनियम यहां भी है, तो ये अलग बात है कि अमोनियम क्लोराइड में कन्वर्ट नहीं करेगा, लेकिन अमोनियम आयन इस OH माइनस के साथ कंबाइन करता है। अब यहां देखो ये OH माइनस लिख दी इस कलर से, यानी ये इंडिकेट करा कि हाइड्रोक्सिल आयन यहां से आ रहा है, ये फॉर्मेशन कर लिया NH4OH का। उसी तरह से एसिडिक वाले पार्ट में जो हाइड्रोजन आयन कंबाइन करेगा वो एसिड का होगा, और जो OH माइनस कंबाइन करेगा वो बेस का होगा। ये फॉर्मेशन कर लिया अमोनियम हाइड्रोक्साइड का। ये वीक बेस है, तो OH के बढ़ने से ही pH चेंज होता है। तो जो OH डाले वो तो वीक बेस में कन्वर्ट कर गया। अब ये पार्शियली आयोनाइज करेगा, तो पार्शियली करने का मतलब जिसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन वैल्यू कम होता है, तो इनके हाइड्रोक्सिल आयन का कंसंट्रेशन न के बराबर में चेंजेस होगा। वहीं अगर NaOH की जगह पर किसी एसिड को आप डाल देते, सपोज अगर HCl को आपने डाल दिया, तो HCl फॉर्मेशन करेगा H Cl माइनस, यानी कि ये हाइड्रोजन आयन है और क्लोराइड है। तो ये इस बेस के साथ में कंबाइन करेगा, यानी कि NH4 प्लस और OH माइनस का अमोनियम हाइड्रोक्साइड, जो कि पार्शियली आयोनाइज करता है, तो इसका कुछ पार्ट आयोनाइज होगा और कुछ इसी फॉर्म में रहेंगे। तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ NH4OH के साथ ये हाइड्रोजन आयन कंबाइन करता है। और याद करो वहीं एसिडिक बफर में OH माइनस कंबाइन किया था वीक एसिड यानी एसिटिक एसिड CH3COOH के साथ, वाटर का फॉर्मेशन किया था। यहां पर भी H और OH फॉर्मेशन कर लेगा वाटर का, और यहां बनाइए NH4 प्लस और बाकी ये कंबाइन कर H2O का फॉर्मेशन करेंगे। ये वीक है, आप रिवर्सिबल रिएक्शन दिखा सकते हैं, यहां पर भी दिखा दीजिए। ये वीक का ये पार्ट हो गया, ये भी कंबाइन कर वीक अमोनियम हाइड्रोक्साइड बनाता है, इसे भी आप वीक दिखा सकते हैं। तो बेस के ऐड करने पर इस तरीके से न्यूट्रलाइज किया, और एसिड के ऐड करने पर जो हाइड्रोजन आयन बना है उसके साथ कंबाइन करिए, इस तरीके से न्यूट्रलाइज किया। तो जनरली आपके लेवल में जो क्वेश्चन पूछा जाता है एसिडिक और बेसिक बफर का डिफिनेशन पूछा जाता है, लेकिन हमने आपको बताया कि किस तरीके से न्यूट्रलाइज करता है। जहां पर जनरली स्टूडेंट जो कंफ्यूज रहता है तो उसको हम यहाँ पे सिंपल तरीके से बताने का कोशिश किए हैं। आपको अगर जरूरत महसूस हो तो इस वीडियो को आप रिपीट भी करोगे। अब आपका फिजिकल केमिस्ट्री पूरा कंप्लीट हो गया।
इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पूरा कंप्लीट हो गया। अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सिर्फ बचा हुआ है 2 चैप्टर, सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड हाइड्रोकार्बन। तब अगले क्लास से हम लोग सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट करेंगे। बहुत ही कंसेप्चुअल पार्ट है और आगे आपका 12th में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कैसा होगा ये डिपेंड करता है कि आप 11th के ऑर्गेनिक को कितना सीरियसली लेते हो। तो बाकी अब अगले क्लास में प्रिपेयर्ड रहिएगा, जितना कुछ बैकलॉग वगैरह है उसको कंप्लीट कीजिए ताकि ऑर्गेनिक मेरे साथ में आप चलो। ऑर्गेनिक में अगर आप पिछड़ गए तो फिर मुश्किल हो जाएगा। तो थैंक यू।